तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फिर तेज आंधी चलने लगती है। पूनम एक छोटे से घर में रहती थी जहाँ उसकी 5 साल की बेटी पीहू और कोमा में पड़ा पति अखिलेश था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल पूनम दर्जी का काम करती थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। तभी आंगन में ढेर सारे पत्तों को देखकर पूनम कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कोयल ने ऐसी जगह पेड़ ही क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम इनकी सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बारिश भी हो रही है। माँ, आप पकौड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही इन्हें जला दूंगी। पीहू बेटी, तू अंदर चल, भीग जाएगी वरना मैं आ रही हूँ। फिर पूनम अपनी बेटी के लिए आटे के पकौड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी, आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया ही नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाए हैं। तू खा लेगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और पत्ते भी सूख जाते हैं, तो पूनम उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी। एक तो ये पत्ते किसी काम में आने को भी राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियाँ खत्म हो जाती हैं। सिलाई का भी काम बाकी है। आज 2 जनों का ब्लाउज तैयार करके देना है। पूनम आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते को इकट्ठा कर देती है। फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज को सिलने लगती है कि तभी टीना नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पूनम से कहती है, हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए हैं? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ। जितना हो सकता था मैंने उतनी खोजबीन भी की है, सब्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक ना कभी पहना हो और ना ही देखा हो, ना उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफी अच्छी दर्जी हैं, बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए। आप जितना बोलेंगी मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और पैसे जायज ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि किस चीज का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज भी आप ही डिसाइड कर लेना। इतना कहकर टीना ब्लाउज लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पूनम उसकी बातों में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का लहंगा बनाऊं उसके लिए जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है और ना सुना है? माँ,
3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है। आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के जमाने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था। तो लोग क्या पहनते थे माँ? मेरी गोद में सर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे, जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकती हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्तों के कपड़े पहनते थे। क्यों न मैं टीना बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन पूनम उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो टीना के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है। अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते न आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूनम घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लेकर आती है और उससे भी लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन जब टीना आती है तो वो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना ही पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया, मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 90,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा तुमने ज्यादा दे दिए हैं, मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी है। पर मेहनत और कलाकारी तो है। और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर पूनम अपने पति को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं। और 2 दिन के बाद वो टीना की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहाँ टीना का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहाँ पवन नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था, जो कहता है, वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। टीना, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं। उसकी पोस्ट को बढ़ाओ, उसकी कला को और आगे बढ़ाओ। आपने मेरे लहंगे की इतनी तारीफ की, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये पूनम आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे हैं। आ गई वो। नमस्ते, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इतने अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ। क्या आप और लहंगे बनाएंगी? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर की पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर की पोस्ट में काम आऊंगी। फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं। सच? फिर ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तभी सब लोग टीना के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही पूनम की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो पवन के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपनी गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले परीलोक में छाया नाम की एक रानी परी रहती थी। उसकी बेला और शगुन नाम की 2 बेटियां थी। शगुन बहुत ही जिद्दी और मतलबी परी थी, लेकिन बेला बहुत ही संस्कारी परी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन शगुन की मुलाकात सौरव नाम के एक तांत्रिक से होती है। सुनो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। मुझे भी तुमसे तंत्र विद्या सीखनी है। मैं परीलोक की अगली रानी बनने वाली हूँ, इसीलिए मेरा शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें तंत्र विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद शगुन तंत्र विद्या सीखने लग जाती है। एक दिन रानी परी को शगुन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे तंत्र विद्या करते हुए देख लेती है। शगुन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? इसमें गलत क्या है माँ? मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ ताकि हमारे परीलोक पर कोई भी आक्रमण न कर सके। ये सब मैं अपने परीलोक के लिए ही कर रही हूँ माँ। आखिरकार मैं होने वाली अगली महारानी जो हूँ। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। प्लीज माँ, आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। आप पुराने जमाने की हैं और मैं नए जमाने की हूँ। हमारे नए जमाने के विचार और टेक्निकों के बारे में आप अभी कुछ नहीं जानती, इसीलिए आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। मेरे बाद परीलोक की रानी मेरी बेटी ही बनेंगी, लेकिन इस शगुन में मुझे रानी बनने के कोई गुण नजर नहीं आते। अगर ये रानी बन गई तो मेरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। तभी रानी माँ अपनी दूसरी बेटी बेला के पास जाती है। बेला एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी। दादी जी, आप ठीक तो है ना? आइए दादी जी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वो बूढ़ी औरत को लेकर उसे उसके घर छोड़कर आती है। मेरी बिटिया रानी में परी बनने के सभी गुण हैं। मैं अपनी छोटी बेटी बेला को ही इस परीलोक की रानी बनाऊंगी। कुछ समय बाद, सुनो परियों, मैं कल परियों की रानी का ऐलान करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं पता। अब मैं कितने दिन और जीऊंगी ये मैं भी नहीं जानती। इसीलिए मैं परीलोक को एक बहुत ही अच्छी, समझदार और नेक दिल की रानी देना चाहती हूँ। रानी माँ की ये बात सुनकर शगुन बहुत खुश हो जाती है और रात को शगुन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं अभी एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आती हूँ। कल आप मुझे रानी बनाने वाली हैं, इसीलिए कल मुझे सबसे खूबसूरत दिखना है। जाओ बेटा, ले आओ अपने लिए ड्रेस। अगले दिन सभी परियां परीलोक में इकट्ठी होती हैं। आज मैं रानी परी का ऐलान करने वाली हूँ। मेरी परियों, हमारी परियों की अगली रानी परी मेरी बेटी ही है। इतना सुनकर शगुन खुशी से नाचने लग जाती है। मुझे सब पता है माँ कि रानी मैं ही हूँ। इस परीलोक की महारानी मैं ही बनने वाली हूँ। रुको बेटा, इतना मत उछलो। परीलोक की अगली रानी तुम नहीं, मेरी छोटी बेटी बेला होगी। रानी माँ की ये बात सुनकर परीलोक की सभी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं शगुन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है
और बेला को वहीं पर पीटने लग जाती है। खबरदार, अगर तुमने होने वाली रानी पर हाथ उठाया तो। वाह माँ, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी असली बेटी यही है, मैं नहीं हूँ। मुझे इस राजमहल की रानी होना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे बदले की रानी इसे बनाया। इसमें रानी बनने का एक भी गुण नहीं है। यहाँ सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, ना कि ये। ये जानते हुए भी आपने मुझे रानी नहीं बनाया। इस अपमान का बदला मैं आपसे जरूर लूंगी माँ। इतना कहकर शगुन वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बेला को रानी परी बनाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो सागर नाम के एक राजकुमार से शादी कर लेती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और बेला की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संस्कारी होती हैं। रानी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं उन्हें कुछ स्पेशल उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उपहार में मैं उन्हें क्या दूँ। तभी वहाँ पर परीलोक की जादूगरनी शैला आती है। रानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ शैला, दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके लिए कोई खास उपहार बनाओ। रानी जी, मेरे पास एक उपाय है। मैं दोनों राजकुमारियों के लिए 2 जादुई लहंगे बनाना चाहती हूँ। उन लहंगों को पहनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगी। वो जादुई लहंगा उनकी हर इच्छा भी पूरी करेगा और उनकी हमेशा रक्षा भी करेगा। शैला की ये बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। तुम जाओ शैला और जाकर लहंगे बनाने की तैयारियां करो। शैला अपने घर जाकर अपने जादू से 2 जादुई लहंगा तैयार करती है और दोनों लहंगों को अगले दिन महल लेकर आती है। ये लीजिए महारानी जी, आपके लहंगे तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगे हैं। उसके बाद रानी शैला को बहुत सारा धन देती है। शैला वो धन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारियों का जन्मदिन आता है और रानी उन्हें वो दोनों जादुई लहंगे देती हैं। वो लहंगे पहनकर राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों राजकुमारियाँ लहंगा पहनकर सो जाती हैं। तभी जादू से राजकुमारियाँ उड़ने लग जाती हैं और उड़ते उड़ते राजमहल के बाहर आ जाती हैं। कुछ परियां दोनों राजकुमारियों को देख लेती हैं। अरे, ये तो राजकुमारियाँ हैं, लेकिन ये सोते सोते कहाँ जा रही हैं? इन्हें बचाना चाहिए। चलो हमारे साथ। सभी परियां राजकुमारियों को बचाने लगती हैं। तभी उन्हें लहंगे से जोरदार शॉक लगता है और सभी परियां नीचे गिर जाती हैं। दोनों राजकुमारियां उड़ते उड़ते जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और वो जादूगरनी उन दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लेती है। उधर सभी परियां रानी परी के पास जा पहुंचती हैं और उन्हें वो सारी बातें बताती हैं। ये सब कुछ उस दुष्ट शैला का किया धरा है। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सही समय पर महल नहीं लौटी तो तुम सब जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ रानी माँ, हम सब जानते हैं। आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद रानी परी शैला की गुफा में चली जाती है। धोखेबाज जादूगरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटियों का अपहरण किया।
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी बकवास बंद करो रानी परी, और यहाँ मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो तेरी दोनों बेटियों की खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। उसके बाद वो जादूगरनी शगुन के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। दीदी, आप अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बकवास बंद कर धोखेबाज। तूने और माँ ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसके सामने ये धोखा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम दोनों की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आज मैं तुझे और तेरी बेटियों को मारकर परियों की रानी बन जाऊंगी। उसके बाद शगुन और रानी परी में युद्ध होता है, लेकिन शगुन रानी परी को भी हराकर उसे बंदी बना लेती है। अरे कैसी रानी है तू, इतनी जल्दी हार गई तू? परी लोग की रक्षा क्या खाक करेगी? दीदी, मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है, आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कीजिए, लेकिन मेरी बच्चियों को छोड़ दीजिए। बचाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो माँ। छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को दीदी, मैं आपके सामने दया की भीख मांग रही हूँ। मुझे तेरी ये हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। पुरानी रानी परी वो रानी परी को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है कि तभी वहाँ पर सभी परियां आ जाती हैं और शगुन के ऊपर पवित्र जल डाल देती हैं। जल डालते ही शगुन जलने लग जाती है। दुष्ट परियों, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना कहते ही शगुन वहाँ से गायब हो जाती है। आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रानी परी गुफा में जाकर अपनी दोनों बेटियों को आजाद कराती है और उन्हें वापस अपने परिलोक ले आती है और अपनी बेटियों को वो दो जादुई लहंगे कभी भी नहीं पहनने देती। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं पाखी बिटिया, मैं इसे फिर से सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर पाखी चिढ़कर बोलती है, माँ पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना, ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। नहीं पाखी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं है। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं। बस ये फटे चिटे कपड़े ही पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटियाँ। अगर आप मुझे और आयुष को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हमें पैदा ही क्यों किया था? बेटे की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्चना गरीबी से झिंझिला करके उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पाखी, इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से सवाल करेगी? अरे अर्चना बहू, क्यों इस बेचारी बच्ची को मार रही हो? अब इसे क्या पता अमीरी गरीबी का डंका। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। अरे कहाँ हो सीता? अरे सुशीला बहन, आप यहाँ? ये लो मिठाई खाओ। ये ले आकांक्षा, तू भी खा। मगर काकी, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं? मेरी बेटी आंचल की शादी सेट हो गई है। बड़े ही अमीर खानदान से हैं उसके ससुराल वाले। ये देखो, आंचल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी आंचल जैसी अच्छी कहाँ? वैसे सीता, आकांक्षा की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख रहे हैं सुशीला बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही है।
देख सीता, 100 की सीधी बात है। आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं, और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ता लेकर, और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर सूरज सुशीला को जवाब देता है। ठीक कहा सुशीला काकी आपने, हम गरीब हैं, मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते। सूरज, तुम मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्चना बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्चना और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसे तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास ससुर और 2 बच्चे और एक नंद थी। सूरज एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह में काम करता था और अखिल एक सेठ के यहाँ माली था, मगर पति और ससुर की कमाई से खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्चना बहू बनकर ससुराल आई तो वो सिलाई करने लग गई, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी, मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्चना और उसके गरीब ससुराल वाले फटे पुराने कपड़े में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्चना कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर अखिल अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर घर आता है, जिनमें ढेर सारे रसीले फल भी लगे हुए थे। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना, पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हे में लगाने के काम आएंगे। बाबूजी, इन पौधों में कितने मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के मायने नहीं होते हैं, तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था, उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर का सारा बगीचा उजाड़ कर पानी का झरना लगा दिया और कहा कि अब मुझे मामूली से माली की जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया बेटा। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसके बाद अर्चना कुछ फलों के बीज निकालकर उसे अपने आंगन में डाल देती है और बाकी सब फलों को तोड़कर घर के अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों की कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक न एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर एक फ्रॉक का अस्तर सिल लेती है और सभी रंग बिरंगे फलों से बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर पाखी को दे देती है। ये देखो पाखी बिटिया, तुमने मुझसे एक नई फ्रॉक मांगी थी ना, ये रहा तुम्हारा नया फलों वाला फ्रॉक। फलों का फ्रॉक देखकर पाखी बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह माँ, ये तो फलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी एक नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी आयुष बोलता है, माँ, मेरे लिए भी एक फलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनता हूँ मैं, अब तो ये शर्ट भी फट गई है। ठीक है आयुष, मैं तुम्हारे लिए भी फलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्चना फलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे आयुष पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े ला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी नंद और सास ससुर के फटे हुए कपड़ों को देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर
फलों से सुंदर कपड़े सभी के लिए सिलती है। ये लो आयुष, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, बाऊ जी, मैंने आप दोनों के लिए भी कपड़े बनाए हैं। और आकांक्षा, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फलों वाला सूट सिला है। अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर वो गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली हुई साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं अर्चना बहू, ये फलों वाली साड़ी तो बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फलों वाला कुर्ता पजामा सिला है। सालों बाद बदन पर कुछ नए कपड़े पहन लूंगा। शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब दर्जी बहू के फलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अर्चना गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्चना से फलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन आकांक्षा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन आकांक्षा अपनी भाभी का सिला हुआ फलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो शाम को बहुत पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फलों वाला सूट पहना है बिटिया ने, किस टेलर से सिलवाया है? अवंतिका जी, ये फलों वाला सूट मेरी बहू अर्चना ने सिला है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्चना भाभी। हाँ हाँ, जरूर श्याम जी। मतलब कि आपको हमारी आकांक्षा पसंद है? जी भाभी, आपकी नंद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कर ही नहीं सकता। देखते ही देखते आकांक्षा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना खुशी के साथ अपनी नंद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सूरज की माँ। बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक ना शादी का टेंट सजा है और ना ही मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है, कहीं ये शादी होते होते रह न जाए। माँ जी, मेरी नंद की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस से बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं आकांक्षा के लिए फलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्चना की बातें उसके सास ससुर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ देती हैं और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्चना अपनी नंद के लिए फलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर आकांक्षा अपनी शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद गरीब सीता और अखिल आकांक्षा का कन्यादान करते हैं और विदाई के समय ससुराल जाते वक्त आकांक्षा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्चना भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। इसके साथ सभी आकांक्षा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की भी शादी होने वाली होती है, वो अपनी शादी का जोड़ा फलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत ठीक होने लगती है और अब वो बहुत ही अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।